नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, होली से पहले आपसे मुलाकात हुई थी, अब होली के बाद हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपकी होली अच्छी बीती होगी, आपका ये साल भी अच्छा बीते, आने वाले त्यौहार भी अच्छे तरीके से बीते, यही कामना है। आप अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का ये वीडियो है मोदी जी के पॉडकास्ट पर, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, सोशल मीडिया से लेकर नेशनल चैनल तक। जी हाँ, एक अमेरिकी पॉडकास्टर हैं लेक्स फ्रीडमैन, अमेरिका के नागरिक हैं और कंप्यूटर इंजीनियर भी है। उनको एक तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी पॉडकास्ट के बारे में। और इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाइना के बारे में कहा है, जो पाकिस्तान के बारे में कहा है और जो बातें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कही है, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, तो बात शुरू करते हैं ये इस पॉडकास्ट को लेकर, जिसमें सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये कही कि भारत ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं भारत पाकिस्तान के, उनको सामान्य परिस्थितियों की तरफ ले जाया जाए। लेकिन पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री इस कोशिश में लगे हुए हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। और पाकिस्तान का जो हुक्मरान है और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो भारत के प्रति बैर की नीति रखते हैं। और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में भी स्थिति, एक बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पर क्या हुआ आपने देखा होगा कि किस तरह से एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। उसके बाद उस ट्रेन में सवार यात्रियों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को जाना पड़ा। उस हमले में, बंधकों को छुड़ाने में बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के 81 जवान जो है वो मारे गए और कुछ बंधकों की भी मृत्यु हुई। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति जो है कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से महंगाई का आलम है। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मारुति की वैगन आर गाड़ी है, वो वैगन आर गाड़ी हमारे यहाँ आपको 5 लाख रुपए तक में मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर मॉडल पे जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है, लेकिन 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं या फाइनेंस करा सकते हैं बैंक से, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यही गाड़ी सेकेंड हैंड में 24 लाख रुपए की कीमत पे बिक रही है। जी हाँ, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है। आखिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान अगर माकूल जवाब नहीं देता है तो भारत को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट में कहा है। हम उस पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अब आपको तो पता ही होगा कि कल ही जो है एक आतंकवादी, जो लश्कर तोयबा का आतंकवादी था, हाफिज़ सईद का बताया जा रहा है कि दाहिना हाथ था। और कहीं कहीं ये भी बात आ रही है कि अबू कताल जो मारा गया है लश्कर का आतंकवादी, वो हाफिज़ सईद का भतीजा भी था। अभी एक दिन पहले उसकी एक हमले में मौत हो गई, जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और जब वो अस्पताल ले जाया गया तो उसे डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड करार दिया। अब मैंने एक चैनल पे देखा कि इस पर बहस हो रही थी, बलूचिस्तान को लेकर बहस हो रही थी, तो पाकिस्तान के जो राजनीतिक टीकाकार थे उनका भी ये कहना था कि भारत जो है इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन के बाद पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई, जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा और फिर उसे दफनाया भी नहीं, अरब सागर की गहराइयों में डुबो दिया उसके डेड बॉडी को, उसके बाद से पाकिस्तान की किरकिरी पूरे दुनिया में हुई। और सभी देश ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दी हुई है या पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता और अपने किए हुए बातों को वो भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इसी बात का जवाब दिया है कि जब तक
जो पाकिस्तान की वो है सरकार है और आर्मी है, उसको ये सद्बुद्धि नहीं आती है और भारत के साथ राजनयिक रिश्तों को बहाल करने के लिए, द्विपक्षीय व्यापार को बहाल करने के लिए, बावजूद कि हालात जितने ख़राब हैं पाकिस्तान में, बाकी महंगाई की तो बात छोड़ दीजिए, आटा तेल चावल दाल की जो बात है वो तो आपको पता ही है, तो उसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान जिस हालत में पहुंच गया है, वो पाकिस्तान जो आज से 10 साल पहले हर बात में भारत से कंपटीशन करता था, हर बात में उससे आगे रहने की कोशिश करता था, अब वो मीलों पीछे छूट गया है। बावजूद उसके वो अभी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री को इस पॉडकास्ट में कहना पड़ा कि हमें इंतज़ार करना होगा तब तक जब तक कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि नहीं आ जाती है, और तब तक जो साउथ एशिया के दूसरे देश हैं उनके साथ हम इस इलाके की, इस पूरे कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट की तरक्की की बात, खुशहाली की बात उनके साथ मिल बैठकर कर सकते हैं। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहाँ की आवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मार-धाड़, लोही-लुहान कट को बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बन करके आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो ये तो हुई पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा और जो उनका परसेप्शन था। इसके बाद चाइना के बारे में भी उन्होंने खुलकर कहा और कहा कि 2020 के बाद से जब 5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद से हमारी कोशिश ये है कि हमारे और उनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो, न कि विवाद हो, संघर्ष हो। और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से व्यापार युद्ध पूरी दुनिया में छेड़ रहे हैं, उस स्थिति में अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चाइना के विदेश मंत्री का एक बयान भी आया था कि चाइना और भारत मिलकर एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में कर सकते हैं, एक व्यापार डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाइना से लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी भी चाइना में जाती है, लेकिन आने वाली चाइना से चीज़ें ज़्यादा हैं, जाने वाली कम हैं। तो इस स्थिति में अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो एक बेहतर भविष्य की तरफ दोनों देश जा सकते हैं, अगर व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि जून 2020 में गलवान में जो हुआ उसकी अब पुनरावृत्ति नहीं होने जा रही है और दोनों देश मिल बैठकर किसी भी मुद्दे का जो है वो समाधान बातचीत के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे। अब इस अमेरिका से आए थे साहब, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा, तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि ट्रंप ने खुद ही ये स्वीकार किया है कि नरेंद्र मोदी एक टफ नेगोशिएटर हैं, लिहाजा उनसे बातचीत करना बड़ा आनंददायक होता है। और ये जो टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका का सारे देशों से, उसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप का कहना है कि भारत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर 100% या 150% का टैरिफ लगाता है, जैसे अमेरिकन दारू या अमेरिकन शराब, अमेरिकन वाइन की अगर बात कर लें तो उस पर जो है टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि भारत ने कुछ टैरिफ घटाया भी है, 50% के आसपास टैरिफ को कम किया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से
ग्रोक को लेकर जो है बातचीत हो रही है। ग्रोक जो एआई है, एक्स का जो ट्विटर का हैंडल है, एक्स एलन मस्क का, और जिस तरह से उस पर प्रधानमंत्री के बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं और उसमें जो सवालात आ रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है या आकलन किया जा रहा है कि क्या एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को जो है वो परमिशन यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, बावजूद इसके कि ऑलरेडी दोनों जो जायंट हैं भारत की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की, चाहे वो जियो हो चाहे वो एयरटेल है, उनका जो है स्टारलिंक से टाई अप या समझौता हो चुका है। तो ग्रॉक को लेकर काफ़ी चर्चा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस पॉडकास्ट को लेकर चर्चा है। लेकिन मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि ना तो एलन मस्क हमारा जो है भविष्य तय कर सकते हैं और ना ही ग्रॉक जो है वो हमारा इतिहास बता सकता है। इतिहास जानने के लिए या हमारा भविष्य जानने के लिए, भविष्य के लिए हमें मेहनत करनी होगी, जैसा कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। उन्होंने ट्रंप के बारे में बातचीत करते हुए ये बात कही भी कि ट्रंप हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं, अमेरिका के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मैं हमेशा भारत के बारे में सोचते हैं। तो भारत का जो भविष्य बनाएगा वो एलन मस्क नहीं बनाएंगे, भारत का भविष्य भारत की जनता बनाएगी। रहा सवाल स्टारलिंक के इंटरनेट का, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर स्टारलिंक इंडिया में आता है और अपनी उपग्रह से, सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देता है, और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा उन इलाकों के लिए जहां पर अभी इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या सीमित हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जंगल है, दूर दराज का इलाका है, बॉर्डर एरिया है। तो वहाँ पर इसको लेकर काफ़ी जो है सुविधाएं बढ़ सकती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ सकता है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ सकता है, बहुत सारी फ़ायदाएं होंगे। और ऐसा नहीं है कि भारत जो है इकलौता देश है जो उपग्रह से सैटेलाइट लेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीब करीब 138 देश जो है एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की इस सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम भी उठाएं तो क्या गलत है इसमें? और क्या हमें अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप पे भरोसा नहीं है? क्या हमें एयरटेल के मित्तल ग्रुप पे भरोसा नहीं है? भारतीय ग्रुप पे भरोसा नहीं है? निश्चित रूप से ये लोग भारतीय हैं। जाहिर सी बात है कि इनका समझौता हुआ ज़रूर है एलन मस्क की कंपनी के साथ, लेकिन इनके लिए भारतीय जो हित है, इंडियन इंटरेस्ट है, वो सबसे पहले होगा। मुझे नहीं लगता कि स्टारलिंक के आ जाने से, उपग्रह के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करने से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है। कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब ये समझौता हुआ जियो के साथ स्टारलिंक का, तो उसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट किया, वेलकम ट्वीट किया, लेकिन उस ट्वीट को 1 घंटे के बाद डिलीट कर दिया गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार या अंबानी या अडानी या मित्तल भारतीय इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता करेंगे एलन मस्क के फ़ायदों के शर्तों पर। मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क जो है भारत का भविष्य लिखने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में या इंटरनेट के क्षेत्र में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पिछले 48 घंटों से उन्हीं की कंपनी एक्स जो जिसके मालिक एलन मस्क हैं, उस पर जो है जिस तरह से ग्रोक के द्वारा तमाम तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, सोनिया गांधी के बारे में हो और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हो, ग्रोक जिस तरह से जवाब दे रहा है, उस तरह से लोग कह रहे हैं कि साहब जो भारतीय इतिहास को जिन लोगों ने बताया या आरएसएस के लोग जैसा बताते हैं, बीजेपी के लोग जैसा बताते हैं, वो देखिए सबका खुलासा हो गया, ये सही है वो सही है। ग्रोक एक एआई है और ग्रोक हमारा इतिहास नहीं बता सकता, या हमारे इतिहास के बारे में उसे जो फीड किया गया है वही बता रहा है। हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास ये है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, ये सच है। तो क्या हम इस परसेप्शन को बदल देंगे किसी के कहने से कि नहीं, नाथूराम गोडसे एक ईमानदार आदमी था, एक देशभक्त था? ऐसा कतई नहीं हो सकता। चाहे वो कोई भी हमें कितना भी बरगलाए, हम हमारे इतिहास को अपने तर्कों की कसौटी पे कस कर देखते हैं। किसी एआई टूल की वजह से या कुछ चंद लोगों के जो है बयानबाजियों से इतिहास के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, हम भारतीयों का जो दृष्टिकोण है, वो नहीं बदल सकता। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत ज़रूर होंगे। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या एलन मस्क जो है भारत का भविष्य तय करेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, और क्या ग्रोक जो है हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है, लिखा है, सुना है, उसको बदलने का काम कर देगा।
गौर करिएगा मेरी इस बात पर और जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। और हाँ, लास्ट में आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।